हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं युक्ति पब्लिकेशन की आपकी एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य ज्ञान सार संग्रह, जो कि वन लाइनर है। और ये जो क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उसके लिए संपूर्ण तैयारी है। बस आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपकी 50,000 से प्लस इसमें क्वेश्चन है, तथ्य हैं और सरल और रोचक तरीके से प्रश्नोत्तरी का एवं तालिका द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है। साथ ही इसमें आपका पूरा चैप्टर वाइज है, जैसे प्राचीन भारत हम आपको स्टार्ट करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, फिर भारत का भूगोल, फिर ऐसे ही करके हम टोटली संविधान सब पूरी बुक का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इतिहास रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की सीरीज़ पर हम चलेंगे। नेक्स्ट जो पिछली वीडियो थी आपकी उसमें हमने गुप्त काल कंप्लीट करा दिया था। गुप्त काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके थे। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपके कंप्लीट कराएंगे। साथ ही जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपको पूरा करा देंगे। तो चलिए हम चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी। तो जो पुष्यभूति वंश की स्थापना थी वो आपकी पुष्यभूति वर्धन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो इस वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे वो आपके हर्षवर्धन थे, आप सभी को पता ही होगा। आगे है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय आपके जो हुएंग थे वो भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय हैं उन्हें नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। आगे है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो जो हर्षवर्धन हैं उन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे रहेगा आपका कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे। तो जो बाणभट्ट थे वो आपके हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। ठीक है, आगे है आपका कि हुएंग भारत में लगभग कितने साल रहे थे। तो जो हुएंग थे वो भारत में 14 साल रहे थे। कितने? 14 साल रहे थे। ठीक है, आगे है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। तो जो कुंभ मेले का जो प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो आपके हर्षवर्धन को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका इसी सीरीज में कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगामक को रोका था। किसको रोका था? दक्षिणावर्ती अग्रगामक को रोका था। किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही रोका था। ठीक है, आगे है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। तो नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य हर्षवर्धन को। ठीक है, आगे है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। तो हर्ष के शासनकाल में जो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था वो आपका कन्नौज था। ठीक है, आगे है कि हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है। तो हर्ष की जो आत्मकथा है वो आपकी बाणभट्ट ने लिखी है। इसी में आगे आएगा कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे। तो जो हर्षवर्धन थे वो अपनी धार्मिक सभाएं जो होती थी वो प्रयागराज में किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है। तो जो थानेश्वर है वो आपका हरियाणा प्रदेश में स्थित है। आगे है कि हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो जो हर्ष संबंध की जो स्थापना की गई थी वो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की गई थी। आगे है कि हुएंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। तो वो आपका मथुरा था। ठीक है, आगे है कि कवि बाणभट्ट निवासी थे। तो जो कवि बाणभट्ट थे वो आपके थानेश्वर के निवासी थे। आगे है कि नागानंद का रचनाकार कौन थे। तो जो नागानंद थे उनके जो रचनाकार थे वो आपके हर्षवर्धन थे। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कहाँ? तो कन्नौज और प्रयागराज में उन्होंने 2 महान सम्मेलनों का आयोजन किया था। आगे है कि नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे। तो वो भी आपके हर्षवर्धन ही थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। तो गुर्जरों को आपके हर्षवर्धन ने ही पराजित किया था। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा आपका कि आज भी भारत में जो हुएंग है
ह्वेंसांग हैं, उन्हें याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो जो ह्वेंसांग थे उन्होंने CU की रचना की थी, जिसके कारण आज भी उन्हें भारत में याद किया जाता है। नेक्स्ट है कि ह्वेंसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन को ह्वेंसांग ने शिलादित्य कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आपका कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो जो बड़े भाग का पुनर्गठन हुआ था वो आपके हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, आगे है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो जो शशांक थे वो आपके हर्ष के समकालीन थे। और शशांक कहाँ के थे? तो शशांक जो थे वो आपके बंगाल के शासक थे। ठीक है, आगे है यू है अंतिम बौद्ध राजा जो कौन था, जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक थे? तो वो आपके हर्षवर्धन थे। उनकी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो हर्षचरित थी वो आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संबंध का जो वर्ष है वो 556 दिया गया है। तो उसका तुल्य वर्ष क्या था? तो इसका जो तुल्य वर्ष था वो आपका 634 ईस्वी था। कितना था? 634 ईस्वी। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं? तो हर्ष के समय की जो सूचनाएं थी वो आपकी कल्हड़ की पुस्तक में निहित है। ठीक है, आगे है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर से इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कन्नौज में स्थानांतरित की थी। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो जो बौद्ध महासम्मेलन का जो आयोजन था वो आपका प्रयाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयाग में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगम को रोका था। तो दक्षिणावर्ती अग्रम को कहाँ रोका था? किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ठीक है, आगे है कि कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो कोसे शब्द का जो प्रयोग है वो आपके रेशम के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो जो चीनी लेखक हैं वो भारत का उल्लेख यन तत्तु से करते हैं। कैसे करते हैं? यन तत्तु से। ठीक है, आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो विनाश का कारण था वो मुसलमान था। क्या था? मुसलमान। नेक्स्ट है कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। तो गुप्तोत्तर युग में आपके जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे वो कन्नौज था। नेक्स्ट है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो उनका जो जन्म था वो आपका केरल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ कहाँ स्थित है? तो जो उन्होंने मठों की स्थापना की थी वो आपके ज्योतिष मठ, द्वारका और पुरी और श्रृंगेरी में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ हम आएंगे कि प्राचीन भारत का जो विविध से संबंधित है। तो इसी के साथ हमारा जो प्राचीन भारत होगा वो समाप्त होगा और मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा। ठीक है, तो विविध में है आपका पहला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले भारत का जो दौरा था वो आपके मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट है कि शून्य की खोज किसने की है? तो जो शून्य की खोज थी वो आपकी आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाई जाती थी। क्या? तो बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ उपयोग में लाई जाती थी। ठीक है, आगे है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो जो आपका पंचतंत्र है, पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। फिर है कि न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो जो न्यूमिस्मैटिक्स है ये आपका सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित आपके हितोपदेश के लेखक हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? तो नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो आपके भरत मुनि ने की थी। इतिहास के पिता की जो पदवी है वो सही अर्थों में किसे है? तो जो हेरोडोटस थे उन्हें इतिहास के पिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कि प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो जो प्राचीन नगर तक्षशिला है वो आपकी सिंधु व झेलम नदी के निकट है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो जो आपके चार्ल्स विल्किंस थे ये आपके भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद कराया था। नेक्स्ट है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन की साधन थे।
तो जो शिकार था वो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। फिर है कि किसो चालकोथेलिक एज कहा जाता है, तो जो ताम्रपाषाण युग है उसे चालकोथेलिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है, तो जो भास हैं वो आपके स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं। फिर है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो आपके तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। आगे है कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है, तो वो आपका मिलिंद पन्नु है जो कि प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है। ठीक है, आगे है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है, तो जो क्रो मैग्नन मनुष्य है, क्रो मैग्नन मनुष्य वो आपके आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ठीक है, फिर है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की जो सूची है वो किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ है, तो वो आपकी जो अरकमेडू में जो खुदाई हुई थी उससे क्लियर हुआ था कि जो भारत और रोमन के जो बीच है वो घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, आगे है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है, तो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है वो आपका ब्राह्मणी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज कौन सा था, तो चावल था। ठीक, कई जगह आपको वो भी मिला होगा, क्या कहते हैं जौ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है। ठीक है, आगे है आपका कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो वो आपके रुद्रदामन का जो अभिलेख है वहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा बंदरगाह पेरू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द एथियन सी यानी कि लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नाम लेखक को ज्ञात होता है, तो वो आपका अरकमेडू है। ठीक है, कि ताम्रपाषाण काल में महाभारत के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर रख कर दफनाते थे। ठीक है, कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो भीमबेटका थे वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो जो खरोष्टी लिपि थी वो आपकी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, आगे है कि मालती माधव के लेखक कौन हैं, तो जो भवभूति थे वो आपके मालती माधव के लेखक थे। इसी के साथ नेक्स्ट आएगा कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो आपके विशाख दत्त है। ठीक है, फिर है कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था, तो जो चंदेल वंश के जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था। आबू का जैन मंदिर कहाँ है, तो ये आपका जो संगमरमर से बना है, और माउंट आबू का जो जैन मंदिर है वो आपका माउंट आबू पर्वत है, साथ ही आपका राजस्थान में है। ठीक है, आगे है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी, तो शैव धर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि एलिफेंटा की जो प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो वो राष्ट्रकूटों को जाता है। ठीक है, ये अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस नगर में स्थित हैं, तो वो आपकी औरंगाबाद में स्थित हैं। फिर है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो ये आपके नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। फिर आता है कि किस मंदिर को काला पोगड़ा कहते हैं, तो जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे काला पोगड़ा कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा जो प्राचीन भारत था वो यहीं समाप्त होता है। कल से अब हम आपका जो स्टार्ट करेंगे वो मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे, जिसमें पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे आपके वो हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।